वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का पैसेज हमारा अगेन एक डिफ़िकल्ट पैसेज, डिफ़िकल्ट नहीं बहुत ही डिफ़िकल्ट पैसेज होने वाला है। और ये पैसेज जो अभी TRE 3.0 के जो एग्ज़ाम हुए थे 6 to 8 वालों के लिए, जो कि 15 मार्च को हुए थे, लेकिन धांधली की वजह से पेपर कैंसिल हो गया। लेकिन कभी कभी लगता है ना कि ये पेपर कैंसिल होना भी कितनी अच्छी बात थी आप लोगों के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एक ऐसा पैसेज है जिसको एक नॉर्मल रीडर सॉल्व नहीं कर सकता है। मतलब जिसकी कोई रीडिंग की कोई हैबिट नहीं है, कोई आदत नहीं है, वैसे रीडर इस पैसेज को सॉल्व एग्जाम में नहीं कर सकता। वैसे टाइम मिल जाए तो भाई कर लेगा, लेकिन एग्जाम में टाइम उतना होता नहीं है। और अभी तक मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ाए हैं, और जहाँ पर इंग्लिश होते हैं वहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। मैंने बैंकिंग में देखा है कि अगर कोई पैसेज है और अगर कोई लेंथी पैसेज है तो मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस हमने देखा है। कभी भी मैंने एक पैसेज से 20 क्वेश्चंस नहीं देखा है। और यहाँ पर आपके इस पैसेज से 20 क्वेश्चंस पूछे गए। अब ज़रा सोचिए, इससे पता चलता है कि एग्जामिनर के पास लगता है कि और भी दूसरे टॉपिक से क्वेश्चंस बनाने के लिए टाइम नहीं था क्या। और अगर आपको एक ही पैसेज से अगर आपको 20 क्वेश्चंस बनाने थे तो पैसेज का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रखते हैं। लेकिन ये पैसेज जो है अपने आप में एक तरह से कहा जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए मिस्ट्री भी रह गया। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर किसी ने भी इस पैसेज को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि BPSC तो अब ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो उसके आंसर की जारी करने से रही फिर अब, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना। तो मैंने देखो उस समय हड़बड़ी में जो क्वेश्चंस का जो रिव्यू होता है वो हमने भी किया, सब लोगों ने किया, ठीक है। लेकिन इससे मुझे एक लेसन सीखने को मिला है कि हड़बड़ी में देखिए करने से एक फ़ायदा तो होता है कि अपने चैनल का रीच जाता है, लेकिन हड़बड़ का काम गड़बड़ का होता है। बहुत बार हम क्वेश्चंस के डिटेलिंग को बढ़िया से देख नहीं पाते हैं कम समय की वजह से, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा ह्यूमन एरर हो जाता है, ठीक है। तो आज मैं इस पैसेज को सॉल्व करूंगा, और ये रेनन मार्टिन से ही है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछे गए थे। और ये नेहरू के जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीचेस ऑफ द 20th सेंचुरी। ये उनके जितने भी स्पीचेस हैं उनमें से सबसे एक ग्रेट स्पीच हम कह सकते हैं, जो कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश को आज़ादी मिली ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से, तो उसके एक दिन पहले ये भाषण दिया गया था, ठीक है। लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं हम लोग। देखिए अब क्यों बोल रहा हूं कि ये पैसेज एक नॉर्मल रीडर के लिए नहीं हो सकता। कारण देखिए क्या है। कोई पैसेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड कब हो जाता है? सबसे पहली बात है कि उस पैसेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भरे हुए हैं जो वर्ड्स बिल्कुल कॉमन नहीं है, हमारे डे टू डे लाइफ में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बट रिटन इंग्लिश की बात करें या हाई प्रोफाइल वर्ड्स की वोकैबलरी की बात करें तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी बात है कि इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा, यानी इसमें सिंपल सेंटेंसेस की जगह कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का ज़्यादा प्रयोग रहेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ा जो किसी पैसेज को और डिफ़िकल्ट बना देती है वो ये होता है कि ऑथर कभी कभी इनडायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्ट वे में बात नहीं करते हैं, मेटाफोरिकल तरीके से, ठीक है। जैसे कविताएं जो हमें है ना, कविताएं हमें आसानी से समझ में नहीं आती है। वहाँ जिक्र रहता है चांद का, पहाड़ का, झरना का, बट उसके मीनिंग कुछ और निकल रहे होते हैं। तो अगर किसी भी बात को फिगरेटिव तरीके से, पोएटिक तरीके से कहा जाए तो उसको समझना एक नॉर्मल रीडर के लिए और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको डिकोड करते हैं, क्या था इस स्पीच में। ओके, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं ना। आप लोग हमेशा खोजते हैं ट्रिक बताइए, पैसेज का ट्रिक बताइए। कब ये बात बोलते हैं? एग्जाम से। ये बात कब बोलते हैं? एग्जाम से 2 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, 1 महीना भी पहले बोलोगे ना तो भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप 1 महीना पहले भी बोलोगे तो भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों बेनिफिट नहीं होगा? क्योंकि ये आपका ओवरऑल
रीडिंग एबिलिटी को चेक करता है। मतलब ये पिछले एक महीने में आपने कितना पढ़ा है वो चेक नहीं करता है, शुरू से लेकर के अब तक आपने कितना टाइम दिया है रीडिंग पे वो चेक होता है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। देखो यहां पर लिखा हुआ एक वर्ड ट्रिस्ट और यहां पर है डेस्टिनी। और कब की बात है? बहुत समय पहले, बहुत सालों पहले की बात है। वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। देखो ट्रिस्ट का मतलब होता है मीटिंग। ट्रिस्ट का वैसे मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मीटिंग, मुलाकात करना। लेकिन ये कोई सडन, कोई अचानक, कोई रैंडम मीटिंग नहीं होता है। एक होता है कि अचानक से रास्ते में चल जा रहे थे, कहीं मिल गया, उसके साथ मुलाकात हो गई, साथ में मिलकर चाय पानी पी लिया, तो उसको, उस मीटिंग को हम ट्रिस्ट नहीं बोलते हैं। ट्रिस्ट जो होता है ये प्लान मीटिंग होता है और खास करके रोमांटिक मीटिंग होता है। अगर हम एक कपल की बात करें तो कपल जब एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं कि कहीं भाई मिला जाए, है ना, तो उसको ट्रिस्ट बोलते हैं। तो उस सेंस में भी यूज होता है। और अगर जब दो लोग आपस में सहमत होते हैं एक अपॉइंटमेंट रखने के लिए, मिलने के लिए, जो कि प्लान्ड होते हैं, उसको ट्रिस्ट बोलते हैं। ठीक है, प्लान मीटिंग को हम कहते हैं ट्रिस्ट। रोमांटिक मीटिंग भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ रोमांटिक मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है ना। और डेस्टिनी का मतलब क्या हो गया? डेस्टिनी का मतलब हो गया हमारा तकदीर, हमारी नियति, यानी जो लिखी हुई है हमारी भाग्य में, हमारी नियति में, उसको हम टाल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम छोड़ दे करना। जैसे खुद को मान लो कि हमारी नियति में जो होगा सो होगा। अब कुछ ने खुद से ही अज्यूम कर लिया कि हमारी नियति में लिखा हुआ कि हम फेल कर जाएंगे, ठीक है, और ये सोच करके पढ़ना भी छोड़ दो। तो नियति में क्या लिखा हुआ है, आगे चल करके क्या हमें मिलेगा, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हम एक विश्वास पे, एक होप पे टिके हुए थे और हम अपना मेहनत करते रहते हैं। जितना भी स्ट्रगल होता है हम स्ट्रगल करते हैं, चाहे जितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना है। बस ये समझते हो कि चलो भाई हम अपना बेस्ट देते हैं, हम अपना मेहनत में कमी नहीं रखेंगे, आगे जो होना रहेगा, जो तकदीर में लिखा रहेगा वही होगा। तो डेस्टिनी का मतलब होता है जो चीज़ें आपकी तकदीर में लिखी होती है, ठीक है, उसको डेस्टिनी बोलते हैं, नियति या फिर तकदीर आप कह सकते हो, राइट, ओके। लेकिन यहां पर किस तरह के भाई मीटिंग हो रहा है, डेस्टिनी के साथ मीटिंग हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए जब हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं ना, हमारे लिए कुछ जब स्पेशल मोमेंट होता है, तो हम वहाँ पर सीधे तौर पे बात नहीं करते, हम बहुत ही घुमा फिरा करके बात करते हैं। हम थोड़ा सा, हमारी जो अंदाज हो जाती है ना, वो कवियों के जैसा हो जाती है। हम थोड़ा सा पोइटिक अंदाज में बात को घुमा फिरा करके कहते हैं। कब? जब हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज रहते हैं। अब भाई इंडिया को इतने लंबी स्ट्रगल के बाद इंडिया को आज़ादी मिली, तो भाई ये तो खुशी का ही बात है। और इस समय नेहरू जी ने जब ये भाषण दिया था, बहुत ही फेमस स्पीच इनका था, और ये कह सकते हैं कि इनका एक ग्रेटेस्ट स्पीच में से एक था। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग पहले से, नेहरू जी कहते हैं कि हम लोग बहुत समय पहले एक प्रॉमिस किए थे, मतलब एक मीटिंग किए थे, मतलब एक प्रॉमिस किए थे। किसके साथ प्रॉमिस किए थे? डेस्टिनी के साथ प्रॉमिस किए थे। कि मतलब ये हम सभी को पता है कि आज ना कल तो हमें आज़ादी मिलेगी ही मिलेगी, ये हमारी नियति में लिखी हुई है। लेकिन हमें अपने देश के फ्यूचर को शेप करना है, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था? वी मेड अ ट्रस्ट, मीन्स हम लोगों ने क्या किया था? एक प्रॉमिस किया था, और उस प्रॉमिस को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहे, मतलब उसमें जो भी स्ट्रगल हुए, स्ट्रगल करते रहे, ठीक है। तो एक तरह से इस सेंटेंस का मतलब हो गया यहाँ तक कि बहुत पहले हम लोगों ने डेस्टिनी के साथ एक प्रॉमिस किया था कि हमें पता है कि इंडिया को आगे चल करके आज़ादी मिलेगी, वो लिखा हुआ है, इसको टाल नहीं सकता है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन हमें क्या करना होगा? इसके लिए मेहनत करते रहना होगा, हमें इसके लिए, ठीक है, फ्रीडम फाइटिंग करते रहना होगा। तो एक दिन ये नियति जरूर आएगी, है ना। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम। और अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम लोग अपने प्लेज को रिडीम करें। देखो प्लेज का मतलब क्या होता है? प्लेज का मतलब प्रॉमिस होता है। प्लेज का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस होता है। और
रिडीम का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों को कूपन वगैरह मिलता है तो रिडीम करते हैं ना, ठीक है। तो रिडीम का मतलब क्या होता है? फुलफिल करना, किसी चीज़ को पूरा करना, ठीक है, या रियलाइज करना, है ना। तो अब समय आ गया है कि जो प्रॉमिस हम लोगों ने डेस्टिनी के साथ किया था, अब उसको क्या करें? अब उसको रिडीम करें, अब उसको पूरा करें, ठीक है। नॉट होली और इन फुल मेजर, हाँ ये बात हमें पता है कि हम कंप्लीटली अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये हर एक इंडिविजुअल के सामर्थ्य पे डिपेंड करता है, क्या सिचुएशन उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहां पर कि नॉट होली, यानी पूरी तरह से हम लोग या फुल फ्लेजेड में हम इसको अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि पूरा कंप्लीटली इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ हम लोग बहुत हद तक जरूर करेंगे। बट वेरी सब्सटैंशियली मीन्स क्या हुआ? टू अ ग्रेट एक्सटेंट या फिर टू अ लार्ज एक्सटेंट, है ना। अब ये जो प्रॉमिस किस चीज़ का है भाई? स्ट्रगल तो हमने किया, लेकिन आज आज़ादी मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे चैलेंजेस नहीं आएंगे, आगे हमें फाइट बैक करना छोड़ देना है। होता है ना कि जब हमारी सफलता मिल जाती है तो फिर हम बहुत इजी गोइंग हो जाते हैं, फिर सोचते चलो यार अब क्या टेंशन लेना। लाइफ में स्ट्रगल हमेशा चलते रहता है, आपको हमेशा स्ट्राइव करते रहना पड़ेगा। तो आगे चल कर के हम इसको फुल पोटेंशियल में पूरा कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन हमें लड़ते रहना है और हमें टू अ लार्ज एक्सटेंट अपने प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश करना है। प्रॉमिस बहुत तरह के प्रॉमिस है, अभी आगे आज़ादी के बाद बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत तरह के चैलेंजेस है, ठीक है। इंडिया के भविष्य को सुधारना है, ये उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग समझिएगा, ठीक है। आगे देखो, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर। देखो मिडनाइट कब बोलते हैं हम? मिडनाइट कब बोलते हैं हम? जब रात को एग्जैक्ट 12 बजती है ना, 12:00 AM, जब रात को एग्जैक्ट 12 बजती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मिडनाइट बोलते हैं। तो एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, यानी ये भाषण कब चल रही है? मिडनाइट को, आधी रात को, ठीक है। उस समय उस मोमेंट को लोग संजो रहे हैं, है ना। तो एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, अच्छा आधी रात को, मिडनाइट को, जब पूरी दुनिया सो रही है, इंडिया विल अवेक, इंडिया उस समय जागी हुई। क्यों जागी हुई भाई? क्यों जागी हुई है? जनरली लोग रात को सोते ही हैं, लेकिन इंडिया उस दिन क्यों जागा हुआ था? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कब मिला? 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। और ये भाषण कब चल रही है? इसके ठीक एक दिन पहले, यानी आज़ादी की पूर्व संध्या, है ना। तो उस समय रात की बात हो रही है, उस समय इंडिया जागा हुआ था भाई। क्यों जागा हुआ था? क्योंकि इंडिया के लिए इससे बड़ा मोमेंट और क्या हो सकता है कि इतने स्ट्रगल के बाद, इतने अत्याचार के बाद अंग्रेजों से, ठीक है, हमें आज़ादी मिली है। तो इंडिया इसलिए, क्योंकि इंडिया अब एक नया शुरुआत करने जा रही थी, इंडिया एक नया शुरुआत करने जा रही थी। इंडिया विल अवेक टू लाइफ। अब इंडिया में वो जान आएगा एंड फ्रीडम, और वो आज़ादी। अब मोमेंट कम्स, और अब एक क्षण आया है, विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, यानी आज हमारे लिए एक ऐसा क्षण आया है, हालांकि ऐसा क्षण इतिहास में बहुत बार बार नहीं आते हैं, रेयरली आते हैं। व्हेन वी स्टेप आउट ऑफ फ्रॉम द ओल्ड, जब हम लोग ओल्ड से नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग ओल्ड से नए युग की ओर बढ़ रहे हैं। ओल्ड से नए युग की मतलब क्या हो गया? आज़ादी जिस दिन मिली उसके ठीक उसके पहले का जो टाइम, और एक आज़ादी मिली उसके बाद का टाइम। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं? एक ट्रांजिशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओल्ड टाइम जब अंग्रेजों के साथ हमारी लड़ाई थी, ठीक है, जो कि दैट वाज द पेनफुल एरा, दैट वाज द एरा ऑफ स्ट्रगल। लेकिन नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द न्यू एरा, जहां पर हमें आज़ादी मिली है।
तो अब एक ऐसा क्षण आया है कि हम लोग अत्याचार भरे युग से अब हम लोग किधर बढ़ रहे हैं, आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। व्हेन एन एज एंड्स, और जब इस तरह के युग अंत होता है, एंड व्हेन द सोल ऑफ द नेशन, और किसी राष्ट्र के जो आत्मा होती है, लॉन्ग सप्रेस्ड, जिसको बहुत दिनों से दबाए रखा था, यानी एक राष्ट्र की जो आत्मा होती है, यानी राष्ट्र को जिस तरीके से अंग्रेजों ने दबाए रखा, अब इनको अपनी आवाज मिल चुकी है। यहां अटरेंस का मतलब हो गया वॉइस, यहां अटरेंस का मतलब हो गया वॉइस, यानी हमारी आवाज को जो कितने लंबे समय से अंग्रेजों ने दबा करके रखा था, अब हमें, हमारी राष्ट्र को वो आवाज मिल चुकी है कि अब हम लोग खुल करके उस आज़ादी को जी सकते हैं, हम अपने बातों को रख सकते हैं, है ना। समझ में आ रही है बात? आगे देखो क्या है। हाँ, कहां तक पहुंचे थे? अच्छा, यहां अटरेंस तक। इट इज फिटिंग दैट, इट इज फिटिंग का मतलब हो गया इट इज एप्रोप्रिएट दैट, मतलब ये सही समय है कि दैट एट दिस सोलेम मोमेंट, सोलेम का मतलब सीरियस होता है, गंभीर, यानी अभी जो हमारे लिए समय है ना, वो ठीक है भाई, बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक सोलेम टाइम भी है, मतलब एक इमोशनल टाइम भी है। दैट वी टेक द प्लेस ऑफ डेडिकेशन, तो अभी ये एक गलत टाइम नहीं होगा अगर मैं बोलूँ तो, मतलब ये नेहरू के शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये एक अप्रोप्रिएट टाइम है जब हम लोग इस प्लेज को, प्लेज का मतलब मैंने क्या बताया, प्लेज का मतलब होता है प्रॉमिस, है ना। प्रॉमिस को एक तरह से आप शपथ भी कह सकते हो, ओथ भी कह सकते हो। तो प्लेज ऑफ डेडिकेशन, तो जो डेडिकेशन का जो हमने प्रॉमिस किया था, डेडिकेशन किसके प्रति, टू द सर्विस ऑफ इंडिया, अपने देश इंडिया के प्रति जो सेवा भाव है, एंड हर पीपल टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी अभी हमें और भी प्रोमिसेस है हमारे पूरे करने के लिए, जिसमें हम अपने देश के और अपने देश के लोगों को सेवा करेंगे, और सबसे बड़ी बात, हमें ह्यूमैनिटी की सेवा करनी है, ठीक है। अगर लार्जर स्केल पे देखा जाए तो हमें किसकी सेवा करनी है, ह्यूमैनिटी की सेवा करनी है। एट द डॉन ऑफ हिस्ट्री, देखो डॉन का मतलब होता है किसी चीज का शुरुआत, है ना। डॉन का मतलब ऐसे जो सुबह सुबह की जो सूर्य की पहली किरण होती है, जिसको भौर बोलते हैं, है ना, उसको डाउन बोला जाता है, डॉन, डॉन, ठीक है। एक डाउन होता है मतलब नीचे, लेकिन ये डॉन है, मतलब यहाँ डी के बाद ए लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब शुरुआत भी होता है। द डॉन ऑफ हिस्ट्री इंडिया, अब देखो एक इतिहास की शुरुआत हो रही है, अब एक नए इतिहास की शुरुआत हो रही है। इंडिया स्टार्टेड ऑन हर अनएंडिंग क्वेस्ट, अनएंडिंग का मतलब होता है कभी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। और क्वेस्ट का मतलब क्या हो गया, क्वेस्ट का मतलब हो गया प्यास, यानी डिमांड। तो क्या अनएंडिंग क्वेस्ट है, अंडर ट्रैकलेस, तो इंडिया को आज़ादी तो मिल चुकी थी, लेकिन इंडिया अभी भी ट्रैक पे नहीं थी, इंडिया अभी भी ट्रैक पे नहीं थी, इंडिया ट्रैकलेस थी, ठीक है। तो ट्रैकलेस इंडिया को ट्रैक पे लाना था, ट्रैकलेस इंडिया को ट्रैक पे लाना था। हाँ हाँ, यही पैसेज एग्जाम में आया था, जो एग्जाम कैंसिल हुआ ना, ये पैसेज आया था एग्जाम में, ठीक है। और देखो, जैसे आप लोग बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए, कुछ जो हमारे कोर्स में जुड़े उन लोगों ने भी बोला सर कि आप इसको सॉल्व करा दीजिएगा, अदरवाइज ये मिस्ट्री ही रह जाएगा। ओके, तो ट्रैकलेस सेंचुरीज आर फिल्ड विद हर स्ट्राइविंग एंड ग्रैंड्योर ऑफ हर सक्सेस एंड हर फेलियर्स। अब ये ट्रैकलेस क्या रहा भाई, सदियों से ट्रैकलेस, मतलब देखा जाए तो अगर इंडिया का इतिहास देखा जाए, आप 100-200 साल का नहीं, आप हजारों साल का देख लो, तो बहुत उतार चढ़ाव आए, ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के लोग स्ट्रगल करते रहे हैं, फाइट बैक करते रहे हैं, ठीक है, अपने सक्सेस के लिए, सक्सेस में भी फेलियर्स में भी। दो गुड एंड इल फॉर्चून अलाइक, हालांकि किस्मत जो थे ना वो अच्छे भी थे बुरे भी थे, अलाइक शी हैज़ नेवर लॉस्ट साइट ऑफ दैट क्वेस्ट, लेकिन जो हमारी क्वेस्ट, हमारी जो भूख है ना, वो कभी हम लोग उससे नहीं भटके हैं। और फॉरगेटन द आइडियल्स, और हम अपने आदर्शों को कभी नहीं भूले, चाहे कितनी किसी दूसरे देश के लोगों ने हम पे अटैक किया, हमें गुलाम बनाया, लेकिन फिर भी हम अपने आदर्शों को नहीं भूले हैं, हम अपने क्वेस्ट को नहीं भूले हैं।
विच गेव हर स्ट्रेंथ, और यही चीज क्या करती है, इंडिया को स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, मजबूती देती है। वी एंड टूडे अ पीरियड ऑफ इल फॉर्चून, और आज हम लोग समाप्त कर रहे हैं क्या, एक ऐसा समय, एक ऐसा काल जिसमें हमारी टाइम अच्छी नहीं चल रही थी। ऑफ इल फॉर्चून मतलब हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, हमारी टाइम अच्छी नहीं थी, हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। एंड इंडिया डिस्कवर्स हर सेल्फ अगेन, और इंडिया ने वापस खुद को डिस्कवर कर लिया, मीन्स इंडिया हैज़ रीडिस्कवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, इंडिया ने खुद को अब डिस्कवर कर लिया है, मतलब जो हमारी जो ओरिजिनलिटी है भाई, हमारी, हम इंडियन लोग हैं, हम लोग अपने ही लैंड पे दूसरे देश के लोग आकर के हमारे ऊपर हुकूमत चला रहे थे। तो जब आज़ादी मिली है तो मतलब क्या, इंडिया ने खुद को रीडिस्कवर किया है। द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे इज बट स्टेप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को पूरी तरह से आज़ादी मिल चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को पूरी तरह से आज़ादी मिल चुकी है, ये केवल एक स्टेप है। हमारी जो मुहिम है, जो चीज़ अभी बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले उसमें देखा जाए, या फिर हमारी आज़ादी का बस ये एक स्टेप है। ठीक है, जो अचीवमेंट हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं वो केवल एक स्टेप है, केवल एक कदम है। एंड ओपनिंग अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए एक ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यानी नए अवसरों का खुलने जैसा है। टू द ग्रेटर ट्रायम्स, लेकिन अगर हम बड़ी जीत की बात करें, एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस, लेकिन आगे अभी हमें बड़ी बड़ी जीत हासिल करनी है, हमें ग्रेटर ट्रायम्स हासिल करनी है, आगे चल कर के बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल करनी है, तभी सही मायने में हम इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। आर वी ब्रेव इनफ एंड वाइज इनफ टू ग्रैस्प दिस अपॉर्चुनिटी, क्या हम लोगों के पास वो करेज है, वो बहादुरी है, क्या हम लोगों के पास वो बुद्धि है कि जो अपॉर्चुनिटी मिला है। अब देखो, कहने का मतलब है ना, एक बेवकूफ़ आदमी को अगर आप बेशकीमती चीज़ दे दोगे ना तो क्या वो संभाल पाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर क्या आप इंडियन को ही, खुद को ही बेवकूफ़ बोल रहे हो। देखिए, कहने का मतलब है ना कि आज़ादी जो मिलती है ना, आज़ादी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो केवल आज़ादी के खुशी में आप पागल नहीं होना है, क्योंकि आज़ादी अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर के आती है, तभी वो आज़ादी ठहर पाता है। अदरवाइज फिर आज आज़ादी मिली, कल फिर किसी का गुलाम बन जाएंगे, है ना। तो वही बात बोला जा रहा है कि क्या हम लोग इतने ब्रेव हैं, हमारे पास इतनी हिम्मत है, इतनी करज है, इतनी बुद्धि है कि हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर पाए, इसको ले पाए एंड एक्सेप्ट द चैलेंज, और आगे जो फ्यूचर में जो चैलेंज आने वाले हैं, ठीक है, क्या उसके लिए भी हम रेडी हैं। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो ये बात यहां लिखा हुआ है, फ्रीडम एंड पावर। जब भी आपको फ्रीडम, आज़ादी और पावर मिलती है ना, तो ये अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर के आती है, मतलब आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अदरवाइज इसको जाते हुए देर नहीं लगता है, पावर और फ्रीडम को जाते हुए देर नहीं लगता है अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो। ठीक है, चलिए, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली। असेंबली का मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी जो होता है ना, जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, जैसे हमारे स्टेट लेवल पे बात करें तो विधानसभा हो गए, ठीक है, पार्लियामेंट हो गए। तो ये जो है ना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसके आधार पे टिका हुआ है, हमारे असेंबली के आधार पे टिका हुआ है। ठीक है, असेंबली का यहाँ आगे भी डिफाइन किया जा रहा है, अ सॉवरेन बॉडी। अ सॉवरेन बॉडी का मतलब हो गया, सॉवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब हमारे पास ऑटोनोमी है, यानी हम अपना खुद का कानून बना सकते हैं, खुद का डिसीजन ले सकते हैं, यानी हमें, हमारी डिसीजन में कोई दूसरे देश हस्तक्षेप करने वाला नहीं होगा। जब आपके डिसीजन में अगर दूसरे देश हस्तक्षेप करते हैं तो फिर आप काहे को आज़ाद हैं। आप सोवरेन कंट्री, मतलब संप्रभु कंट्री तब कहलाएंगे, सही मायने में स्वतंत्र तब कहलाएंगे जब आपके पास हक हो अपने देश में क्या कानून बनना चाहिए आप खुद बना सको, ठीक है, खुद का डिसीजन ले सको और दूसरे देश आपके यहाँ हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, तो अ सॉवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया। तो एक सॉवरेन बॉडी इंडिपेंडेंट यूनिट, जहाँ पर सभा, जहाँ पर सब मिलकर के लोग कानून बनाते हैं, जैसे विधानसभा हो गए, पार्लियामेंट हो गए,
ठीक है, और क्या करते हैं, सोवेन इंडिया को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखो, बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम, आजादी के जन्म से पहले, वी हैव इंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड आवर हार्ट्स, आजादी के पहले हम लोगों ने बहुत तरीके के हार्डशिप को झेला है, बहुत तरीके के कठिनाइयों को झेला है ना। एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विथ मेमोरी ऑफ दिस सॉरो, और आज भी हमारे दिल जो है ना, मतलब ये हैवी है, मतलब हमारे हार्ट्स हैवी होते हैं, इसका मतलब क्या रहता है, एक तरह से हम दुखी रहते हैं, है ना, जिसको हम भुला नहीं पाते। ऐसे कुछ आपके साथ कुछ बुरे यादें होती हैं जिसको आप भुला नहीं पाते हैं। भाई अब देखो, इस आज़ादी में कई सारे लोगों ने बलिदान दिया, ठीक है, कई लाखों लोग मारे गए, जिसमें पार्टीशन भी एक इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर इमोशनल नहीं होना है, मीन्स कि हमारे हार्ट्स जो है ना वो हैवी नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो है ना, जो हमारे आज़ादी से पहले जो हमने जो झेला है उसका दुख हमें आज भी है। सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, और उनमें से जो कुछ पेन्स है ना वो आज भी बरकरार है, उनमें से जो कुछ दुख है वो आज भी बरकरार है। नेवरदलेस द पास्ट इज ओवर एंड इट इज द फ्यूचर दैट बेकन्स टू अस नाउ, लेकिन खैर छोड़िए, पास्ट, रात गई बात गई, पास्ट ओवर हो गया, इट इज द फ्यूचर, अब फ्यूचर है जो आगे खड़ी है हम लोगों का स्वागत करने के लिए। तो ज्यादा पास्ट के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, ठीक है। हाँ, एक तरह से बेकन का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है, आगे हम लोगों को इशारा कर रही है, मतलब बुला रही है वेलकम करने के लिए। दैट फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईज और रेस्टिंग, अच्छा फ्यूचर ऐसा नहीं कि फ्यूचर आने वाला फ्यूचर हमारे लिए बहुत आसान होगा लॉलीपॉप की तरह, और रेस्टिंग, ठीक है, बट ऑफ इंसेसेंट स्ट्राइविंग, इंसेसेंट का मतलब होता है कभी खत्म ना होने वाली, ठीक है। स्ट्राइविंग का मतलब क्या हो गया कि आपको फाइट बैक करते रहना है, एफर्ट लगाते रहना है। सो दैट वी मे फुलफिल द प्लेसेस वी हैव सो ऑफन टेकन, तो आगे भी हम लोगों को स्ट्रगल करते रहना है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आज़ादी मिल गई पूरा खुश हो जाए, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और फिर से वही दुर्दशा आ जाए। यानी आगे बहुत सारे चीज़ों को हमें अचीव करना, भी एक ही प्लेस नहीं, एक ही प्रॉमिस नहीं, कई सारे प्रॉमिसेस है जो आगे हमें फुलफिल करने हैं, ठीक है। तो हमने जो प्रॉमिसेस, जो प्लेसेस जो हमेशा लिए थे, ठीक है, शैल टेक टुडे, और उसे हम लोग क्या करेंगे, एंड द वन वी शैल टेक टुडे, और जिसमें से एक प्रॉमिस आज हम लोग लिए हैं। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस, अच्छा इंडिया के सर्विस का मतलब, अगर आप भारत की सेवा के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मिलियंस लोगों की सेवा की बात कर रहे हैं जिन्होंने सफ़र किया है, ठीक है, जो सफ़र करते हैं, सफ़र किया नहीं, जो सफ़र करते हैं, जो सफ़र करते हैं। अब देखो, इट मीन्स, ये इट किसके लिए लगा है, जो पहले जो स्टेटमेंट चला है उसके लिए, यानी पहले जो स्टेटमेंट चला है उसी को आगे फर्दर इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसको और डिफाइन कर रहा है, इसको रीडिफाइन कर रहा है, मतलब। तो ये जो पहले सेंटेंस चला है इसका क्या मतलब है, इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, तो इसका मतलब देखो, सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस, जो सफ़र करते हैं। अब सफ़र करने वाले में कौन क्या क्या होती है जिसके कारण हम सफ़र करते हैं, तो इसमें एक तो हो गया गरीबी, पॉवर्टी, एक हो गया इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, यानी कि आप बोल सकते हो जहाँ पर शिक्षा की कमी हो, नॉलेज की कमी हो, डिजीज़ हो गया, बीमारी हो गया, और इनइक्वलिटी हो गया, जहाँ पर समानता नहीं हो, जहाँ पर अवसर का समानता नहीं हो, ठीक है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से मिलियंस लोग सफ़र करते हैं। तो ये सारे चीज़ को हमें क्या करना है, इरेडिकेट करना है, इसको ख़त्म करना है। अच्छा, आगे यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और लिखा हुआ, द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन of our generation has been to wipe every tear from every eye। अच्छा, हमारे जो ग्रेटेस्ट मैन थे, द एम्बिशन ऑफ किसका एम्बिशन,
द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा आपको अल्यूड करना पड़ेगा, थोड़ा सा हिंट लेना पड़ेगा, क्योंकि नाम उस ग्रेटेस्ट मैन का डायरेक्टली नहीं लिया गया है। तो नेहरू जी यहाँ पर किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसको अल्यूड कर रहे हैं, किसको ग्रेटेस्ट मैन बोल रहे हैं ऑफ आर जनरेशन, यानी उनके जनरेशन के ग्रेटेस्ट मैन कौन है? खुद को तो नहीं बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट मैन हो। तो उस समय ग्रेटेस्ट मैन की बात करें तो महात्मा गांधी जी, और भी लोग थे, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर ये यहाँ किनको पॉइंट आउट कर रहे हैं? महात्मा गांधी को। जिनका क्या एम्बिशन था, यानी महात्मा गांधी का क्या एम्बिशन था? उनका एम्बिशन था टू वाइप एवरी टेयर फ्रॉम एवरी आई, यानी सभी का सेवा करना है, मतलब कि जितने भी जो लोग भी सफ़र करते हैं, यानी जिन लोगों के आंखों में आंसू है, उन हर लोगों के आंसू को पोंछना है। हर लोगों के आंसू को पोंछने का मतलब क्या हो गया? मतलब हर लोगों के दुख को कम करना है, उसके दुख को, उसके सफरिंग को एलिविएट करना है। दैट मे बी बियॉन्ड अस, हालांकि ये हमारे कैपेसिटी के बाहर भी हो सकता है कि हम हर किसी के आंसू पोंछते चले, मतलब हर किसी के सफरिंग को हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ हमारे बियॉन्ड हो जाए, मतलब हमारे कैपेसिटी से बाहर हो जाए। बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स, लेकिन जब तक टीयर्स है, लेकिन जब तक आंसू है, जब तक लोगों के आंखों में आंसू रहेंगे एंड सफरिंग और पीड़ा रहेगी, सो लॉन्ग आर वर्क विल नॉट बी ओवर, तब तक हमारे काम पूरा नहीं होंगे, तब तक हम कह सकते हैं कि हमारी जो मुहिम है वो पूरा नहीं होगी, हमारे जो प्रोमिसेस है वो पूरा नहीं होंगे। तो हो सकता है कि सब लोगों के आंखों के आंसू ने सब लोगों के दुख दर्द को कम करना टू सम एक्सटेंट कि वो हमारे कैपेसिटी से बाहर हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सभी के आंखों में आंसू देखें। यानी सभी लोग, अगर सभी लोगों के आंखों में आंसू रहेंगे, उनके पास पीड़ा होंगी, तो हम कैसे मान सकते हैं कि सही मायने में हमारा देश आज़ाद है या फिर हमारा जो प्रॉमिस है वो पूरा हो गया? ठीक है, तो ये उनका स्पीच था और इसी स्पीच को लिया गया था। ठीक है, इसी स्पीच को लिया गया था। अब जरा सोचो खुद आप, एग्जाम में एक तो टाइम का ऐसे ही प्रेशर चलता है, आपको लगता है कि ऐसा पैसेज एक नॉर्मल रीडर होता है, और मुझे तो इस बात की ताज्जुब लग रही है कि ये पेपर आपका था 6 to 8 वालों को, 9 to 10 या 11-12 को देता तो चलता भी। ठीक है, आगे तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो आगे फिर पता चलता है कि फिर 9 to 10 वाले का क्या लेवल है और 11 to 12 का क्या लेवल है, कहीं इससे भी ज़्यादा हाई फाई लेवल ना दे दे। और भाई 10 क्वेश्चन देता चलता, यहाँ 20 क्वेश्चन दे दिए इससे। लास्ट में बच्चे क्या करते हैं? तुक्का ही मार करके आते हैं, क्योंकि देखो इसको समझने के लिए टाइम चाहिए। और जो एकदम से धुरंधर पढ़ाकू है ना, मतलब उस तरह के पढ़ाकू नहीं बोल रहे हैं। एक होता है ना कि हर दिन आप देखोगे ना, एक चीज़ देखोगे आप, मैंने नोटिस किया, मैं अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ। मैंने देखा है कि बंगाली कम्युनिटी के लोग, ये लोग लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। हम लोग जो दिन भर फालतू की चीज़ों पे टाइम जो वेस्ट करते हैं ना, या फिर मूवीज़ देखते हैं हर वीकेंड पे जा कर के, बंगालीज लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि वे लोग नॉवेल्स पढ़ लेते हैं, ड्रामा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो रीडिंग जो है ना, ये आदत नहीं, लत होनी चाहिए। जैसे हर चीज़ की लत होती है ना, एक बार रीडिंग से दोस्ती हो जाए ना, बस हम लोग कब पढ़ते हैं? हम लोग बस पैसेज एग्जाम में सॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं और समझ में कुछ नहीं आता है। आपका बैकग्राउंड नॉलेज कैसा है? आपने कितने तरह तरह की चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं? ज़्यादा चीज़ों को पढ़े रहेंगे, ज़्यादा इनपुट अगर आपके अंदर रहेगा तभी तो आप आउटपुट दे पाइएगा। दिमाग तो पूरा खाली है, खाली बर्तन है, और आप बोलते से ट्रिक बता दीजिए। और यूट्यूब पे भी एक से एक वीडियो हो जाता है, 5 मिनट में पैसेज सॉल्व करें इस ट्रिक से, कुछ काम नहीं करता है। आजकल के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, कोई ट्रिक काम नहीं करता है। पैसेज का बस एक ही ट्रिक है, रीडिंग हैबिट शुरू से आप अपना डेवलप करो और तरह तरह की चीज़ें पढ़ो। अब ये मत बोलना सर कि हमें जो है ना, हमें पॉलिटिकल न्यूज़ सर हमको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। ठीक है सर, जियो पॉलिटिकल चीज़ क्या है सर, सोशियो इकोनॉमिक क्या है सर, इकोनॉमिक्स के जो आर्टिकल्स होते हैं सर मुझे समझ में नहीं आते, मुझे पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है। आपको मज़ा आने से ना आने से कोई मतलब नहीं एग्जामिनर को। वो किसी भी कैटेगरी से पैसेज उठा के दे सकते हैं, वो किसी के भाषण इस तरह से उठा करके दे सकते हैं, वो कोई लिटरेरी वर्क से उठा करके एक पैराग्राफ आपको उठा करके दे देंगे। वो कोई हो सकता है कि इंटरनेशनल न्यूज़ का कोई चीज़ हो,
कोई साइकोलॉजी का, कोई साइंस या टेक्नोलॉजी का चीज़ हो, वहाँ से उठा करके पैसेज दे दे। तो जब तक आपका रीडिंग में वैरायटी नहीं रहेगा ना, तो पैसेज पे वैसे पकड़ नहीं बन पाएगा, ठीक है। और अगर आप जैसे पढ़ाई हम करते हैं तो हम मजबूरी मान के करते हैं, इसलिए बहुत मजबूरी में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ काम को मजबूरी हम नहीं मानते, ऑटोमेटिक होने लगता है। मोबाइल हम चलाते हैं दिन भर, क्या वो मजबूरी है? ऑटोमेटिक होता है। तो ऐसे ही रीडिंग का जिस दिन लत लग गया ना, ऑटोमेटिक होने वाला, तो आप किसी भी तरह के पैसेज को सॉल्व कर लेंगे, यानी किसी भी टेक्स्ट को पढ़ करके आप उसके मीनिंग को समझ भी लेंगे, समझा भी देंगे, ठीक है। उसी को स्पीड आ सकता है। अदरवाइज जो एक फ्रिक्वेंट रीडर नहीं है ना, वो लोग सोचेंगे कि हम जो 2-2.5 घंटे के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस पैसेज को बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, पता चलेगा उसका पूरा समय इसी में निकल गया। क्योंकि दोबारा पढ़, अगर एक सेंटेंस को दोबारा पढ़े तो समझ लेना कि आपका बेड़ा गर्क वहीं पर हुआ, ठीक है। तो अच्छा हुआ कि ये पेपर कैंसिल हो गया, नहीं तो कई लोगों के विकेट गिरते हैं यहाँ पर। क्योंकि मुझे पता है आज के डेट में, आज के युवा जो लोग हैं ना, रीडिंग कितना अच्छी है उन लोगों को, कभी किताब खोलते नहीं हैं। कोई एग्ज़ाम देना है, कोई सब्जेक्ट है उसमें, तभी किताब खोलेंगे, ऐसे तो नहीं खोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पैसेज को मुझे समझाना था, सबसे पहले मैंने समझा दिया। तो ये रहा इस पैसेज के क्वेश्चंस। अब एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कुछ ऑप्शंस बहुत ही क्लोज लगता है कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सब के सब हो सकता है। लेकिन कभी भी ऐसे क्लोज ऑप्शंस आए ना, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा स्कोप ऑफ द पैसेज। स्कोप ऑफ द पैसेज का मतलब होता है एक नैरो स्कोप होता है और एक ब्रॉड स्कोप होता है। नैरो स्कोप का मतलब हो गया कि वो कंप्लीटली पैसेज को कवर नहीं करता है, और ब्रॉड स्कोप का मतलब हो गया पैसेज को कंप्लीटली कवर करता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन जो बहुत ही मिलता जुलता हो, तो तुरंत ही जोश में आकर के उसको भी सेलेक्ट नहीं कर लेना है। आपको स्कोप देखना है कि उसका पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में उसका स्कोप कैसा है। और दूसरी बात, आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना है, जितना इंफॉर्मेशन पैसेज के अंदर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन से, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट विद डेस्टिनी। अब देखो ये स्टार्टिंग लाइन में ही है, पैसेज का स्टार्टिंग लाइन में ही है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है अ सीक्रेट मीटिंग, एक गुप्त मीटिंग, और खास करके एक रोमांटिक मीटिंग। जैसे अगर कोई कपल डिसाइड करता है कि कहीं दोनों जाकर के मिलेगा, तो वो मीटिंग एक तरह से प्लान मीटिंग भी होता है और सीक्रेट मीटिंग होता है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई वो सडन मीटिंग हो गया, है ना। तो यहाँ पर नेहरू जी इस जो स्पीच को दिए थे, इन्होंने इस स्पीच को बड़ा ही मेटाफोरिकल वे में दिए थे। मतलब एक होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा जब खुश रहते हैं या बहुत ज़्यादा हम इमोशनली चार्ज रहते हैं, तो हम किसी भी बातों को डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, हम बिल्कुल कवि के अंदाज में बोलते हैं, पोइटिक स्टाइल में बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेहरू जी इसी तरीके से मेटाफोरिकली इस पे बात कर रहे हैं कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? नियति, यानी तकदीर। जो तकदीर में हमारी लिखी हुई है वो होकर के रहेगा, लेकिन हमें अपने कर्मों पे भरोसा करनी चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए। तो यहाँ नेहरू जी का कहना था कि बहुत पहले, सालों साल पहले हम लोगों का एक मीटिंग हुआ। यहाँ पर मीटिंग हुआ किसके साथ हुआ? तो भाई डेस्टिनी के साथ। मतलब डेस्टिनी के साथ हमने क्या किया था? प्रॉमिस किया था। हमने डेस्टिनी के साथ प्रॉमिस किया था कि जो होगा लिखा हुआ वो तो होगा ही होगा, और हम लोग जानते हैं कि एक दिन हम लोगों को फ्रीडम जरूर मिलेगी। हम लोग अपना स्ट्रगल करते रहेंगे, फ्रीडम फाइट करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रस्ट विद डेस्टिनी का मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इसी का मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग विद डेस्टिनी ऐसा तो कोई मतलब होगा नहीं, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट कहीं ना कहीं मीटिंग से जुड़ा हुआ है, ये अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। दूसरी ऑप्शन की बात करें तो सीक्रेट मीटिंग हो सकता है, बट देखिए अगर लिटरली अगर हम देखें, लिटरल मीनिंग पे चले हम, ट्रस्ट जो वर्ड है इसके लिटरल मीनिंग पे चले, तो इसका मतलब सीक्रेट मीटिंग भी होता है। लेकिन पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ये कोई सीक्रेट, कोई गुप्त मीटिंग नहीं था कि हम लोग कहीं जाकर के कोने में जाकर के डेस्टिनी के साथ एक मुलाकात किए थे और उसके साथ हमने क्या किया, एक प्रॉमिस किया, ठीक है। तो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में वैसा नहीं है। पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में बस हमारी मुलाकात हुई थी डेस्टिनी से, मतलब डेस्टिनी से क्या हुआ था ना कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग फ्रीडम का फाइट करेंगे, ठीक है।
तो देखिए, अगर देखा जाए लिटरल मीनिंग पे तो ये सही हो सकता है, मतलब लेकिन हम लोग पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो इसको हम नहीं लेंगे, ये नहीं हो सकता, ये तो वैसे भी नहीं होगा। हाँ, ये हो जाएगा मीटिंग विद डेस्टिनी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल इस फ्रेज के अकॉर्डिंग ये अलाइन भी होता है और पैसेज का मीनिंग जो है उसके अकॉर्डिंग ये अलाइन भी होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो अगर साथ ही साथ आप लोग बहुत जल्दी अगर आंसर कर पाओगे तो कर लेना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देकर के वेट हम नहीं करेंगे कि हाँ आप लोग तब तक आंसर करो मैं वेट करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग भी आंसर करने का कोशिश करेंगे। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडीम आर प्लेज? रिडीम आर प्लेज इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए रिडीम का मतलब मैंने बताया था फुलफिल करना, रिडीम का मतलब हमने क्या बताया था? फुलफिल करना। और प्लेज का मतलब होता है प्रॉमिस, प्लेज का मतलब होता है प्रॉमिस। ठीक है, तो अराइव एट आवर डेस्टिनेशन, ये तो मीनिंग होगा नहीं इसका। ठीक है, फुलफिल आवर प्रॉमिस ये सही हो गया। अच्छा, अचीव आवर गोल, अच्छा गोल की बात करें तो गोल तो देखिए पैसेज में जो है ना ये बहुत ही स्पेसिफिक सेंस में है कि यहाँ रिडीम आवर प्लेज का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने प्रॉमिस किया था डेस्टिनी के साथ उसको फुलफिल करना। ठीक है, और अचीव आवर गोल देखा जाए तो भाई कौन सा गोल, कैसा गोल? ठीक है, यहाँ गोल की बात नहीं हो रही, प्रॉमिस की बात हो रही, प्रॉमिस को पूरा करना हो। ठीक है, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत रिलेट करता है अचीव आवर गोल, लेकिन इसका जो स्कोप है ना, इसका जो स्कोप है ये स्पेसिफिक स्कोप नहीं है। यहां स्पेसिफिकली बोला गया था कि देखो पैसेज को फिर से पढ़ोगे तो वहां साफ साफ लिखा हुआ था कि हम लोग अपने प्लेज को रिडीम करेंगे, यानी जो भी प्रॉमिस किया था उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। तो यहाँ कोई गोल को अचीव करने की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर? एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर पैसेज के अंदर लिखा हुआ था एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, मतलब नेहरू जी जब भाषण दे रहे थे कि जब देखिए आधी रात को मिडनाइट हम किसको बोलते हैं? जब रात को एग्जैक्ट 12 बजता है, रात को एग्जैक्ट 12 बजता है उसको हम मिडनाइट बोलते हैं। ये AM होता है ना, ठीक है, हाँ, तो इसको मिडनाइट बोलती है। तो उस समय नेहरू जी अपना स्पीच दे रहे थे और उस समय पूरा वर्ल्ड क्या था? सोया हुआ था। जनरली रात को क्या होते हैं? लोग सोए हुए रहते हैं। ठीक है, तो उस समय ये अपना स्पीच दे रहे थे और बताया कि हम लोग अगले दिन सुबह में एक नए इंडिया की शुरुआत होगी। ठीक है, तो यहाँ एट द स्ट्रोक ऑफ यानी मिडनाइट जब बजा, एट द स्ट्रोक ऑफ मतलब रात को ठीक एग्जैक्ट 12 बजा। ठीक है, तो यहाँ पर एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर का मतलब यही हो गया, मतलब एग्जैक्ट 12 बजे, मतलब ना 1-2 मिनट पहले ना 1-2 मिनट बाद में। ठीक है, तो द एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द नाइट बोल सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आंसर। अच्छा, एट 12 o'clock मिडनाइट आवर, ये भी सही है, 12 o'clock मिडनाइट आवर पे। पास्ट 12 नहीं हो सकता, पास्ट 12 का मतलब एग्जैक्ट 12 बजने के बाद जितने भी टाइम हो जाए, चाहे 12 बजकर 1 मिनट हो जाए, 2 मिनट हो जाए, 5 मिनट हो जाए, आधा घंटा हो जाए, यानी 12 बजने के बाद जो टाइम हो गए उसको हम पास्ट 12 बोलेंगे। तो एग्जैक्ट 12 बजने की बात हो रही है, उसके बाद का बात नहीं हो रही है, उसके बाद का बात नहीं हो रही है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शन जाए। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा। तो इसलिए हम चलेंगे इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी के साथ, मोर देन वन ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइनली जो हमारा आंसर हो जाएगा ये मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे देखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड स्लीप्स? ठीक है, ये उसी समय का ये लाइन है जब नेहरू जी बोल रहे थे कि जब पूरी दुनिया स्लीप अभी सो रही होगी तो हम लोग यहाँ पर अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इसका क्या मतलब है? व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, वही देखो लिटरल मीनिंग वहाँ पर भी दिया हुआ है, लिटरल मीनिंग वहाँ पर भी पैसेज में भी दिया हुआ है।
व्हेन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर टेकिंग रेस्ट। देखो अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं रेस्ट, जब दुनिया रेस्ट कर रही है, तो जब हम सोते हैं तो रेस्ट ही कर रहे होते हैं, लेकिन रेस्ट तो कभी भी कर सकते हैं। रेस्ट रात को भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, ठीक है। रेस्ट हम सो करके भी कर सकते हैं, रेस्ट हम बैठ करके भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब ब्रॉडर सेंस में जा रहा है, और यहाँ पर इसका जो स्कोप है ना ब्रॉडर सेंस में नहीं है, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। when the people of the world are asleep, हाँ ये सही है। जब रात को समय में क्या होता है, रात जनरली रात को लोग सोते हैं, तो जब दुनिया के लोग जब रात को जब सो रहे हैं तब हम लोग अपनी आज़ादी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है ना इसके मीनिंग के साथ अलाइन होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, when the people of the world are not active, इसका क्या मतलब है? जब लोग नॉट एक्टिव है, भाई रात को सोते समय लोग एक्टिव नहीं रहते, ठीक है। तो एक्टिव तो कभी भी नहीं रह सकते हैं, एक्टिव तो लोग कभी भी नहीं रह सकते हैं ना, तो इसके साथ हम नहीं जाएंगे। देखिए केवल थोड़ा बहुत अंश कवर करने से ये नहीं होता है कि पूरा पैसेज को कवर कर रहा है, तो इसलिए हम इसके साथ नहीं चलेंगे, इसके साथ भी नहीं चलेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आगे देखो, अब देखो नेक्स्ट क्या है। पैसेज में ही एक लाइन लिखा हुआ था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, यहां से देखना, when we step out from the old to new। अब देखो यहाँ old to new बोला जा रहा है, यानी पहले हमारा भारत कैसा, ओल्ड, आज़ादी से पहले ओल्ड भारत। अब आज़ादी के बाद जो है ना हम लोग किस में जा रहे हैं, किस में शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, न्यू भारत में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ व्हेन वी गॉट आवर फ्रीडम। बिल्कुल सही बात है भाई, इससे पहले तो हम ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल में थे हम लोग, तो वो ओल्ड था, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग फ्रीडम पाए, तो ये सही जा रहा है मीनिंग। व्हेन वी इंडिपेंडेंट बिकम, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, ये भी सही है। व्हेन वी पास फ्रॉम कॉलोनियल रूल टू फ्रीडम, ये भी सही है, यानी ओल्ड का मतलब हो गया कॉलोनियल रूल में जब हम लोग रह रहे थे, और न्यू का मतलब जब हमें आज़ादी मिली, तो ये भी चल रहा है। ये तीनों ही इसके मीनिंग के साथ जा रहे हैं, ये तीनों ही इस सेंटेंस के मीनिंग को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव। चलिए लास्ट में आप लोग भी बताइएगा कि कितने आंसर्स आपके सही हो रहे हैं, ओके। आगे देखो, आगे है, अच्छा इससे पहले हमने पांचवा किया ना, 5 नंबर था ये, ठीक है, ये 5th है, 6th वाला देख लेते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ वी टेक द प्लेस ऑफ डेडिकेशन। हाँ, अब देखो हम लोग एक प्लेज लेते हैं, प्लेज का मतलब हो गया वही प्रॉमिस, तो हम लोग डेडिकेशन का एक प्रॉमिस लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग एक प्रॉमिस कर रहे हैं, प्लेज का मतलब क्या हो गया, प्रॉमिस, ठीक है। और सभी जगह डेडिकेशन लिखा हुआ है, तो जब सभी जगह डेडिकेशन लगा हुआ है तो डिसाइड हम इस पे करेंगे। देखिए अगर प्रॉमिस की बात करें तो प्रॉमिस जो होता है ना वो प्लेज का सिनोनिम होता है, और हम वाव की बात करें तो ये भी, इसका वाव का मतलब भी होता है शपथ लेना, ओथ का मतलब भी होता है शपथ लेना, शपथ का मतलब वही हो गया प्रॉमिस करना, ठीक है। तो वाव, ओथ और प्रॉमिस, ये तीनों जो है ना ये प्लेज का सिनोनिम है, ये प्लेज का सिनोनिम है, यानी तीनों का मीनिंग वही है, इधर तो कुछ अलग नहीं है, सभी जगह पे डेडिकेशन है ना। तो इसका मतलब है कि ये तीनों चला जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट द डाउन ऑफ हिस्ट्री। देखो डाउन का मतलब क्या होता है, ये डॉन है, डॉन, ठीक है, डॉन। एक होता है डाउन होता है, ये है डॉन। आपने डॉन और डस्क सुना होगा, डस्क का मतलब जो संध्या काल होती है ना, जब सनसेट होता है तो सनसेट होते समय सूर्य की जो आखिरी रोशनी होती है दिन का, उसको हम संध्या काल बोलते हैं। और सुबह सुबह सूर्य का जब सनराइज होता है तो पहली किरण जो होती है उसको हम डाउन बोलते हैं। तो डाउन का मतलब किसी चीज़ का शुरुआत भी आप कह सकते हो, किसी चीज़ का शुरुआत, सुबह, किसी चीज़ की आगमन आप कह सकते हो।
तो एट द डाउन ऑफ हिस्ट्री यानी एक इतिहास की शुरुआत, एक इतिहास की सुबह यानी एक इतिहास की शुरुआत, ठीक है। तो एट द एडवेंट ऑफ हिस्ट्री, इन द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री, इन द मॉर्निंग ऑफ हिस्ट्री, सही है भाई। डॉन का मतलब किस चीज़ का शुरुआत, आगमन, उसकी दस्तक, तो एडवेंट भी सही है, ठीक है। शुरुआत यानी बिगिनिंग भी सही है, और डाउन का मतलब मॉर्निंग भी होता है, ये भी सही है। तो ये तीनों इसके साथ इसके मीनिंग में अलाइन हो रहा है। तो अगेन हम चलेंगे ऑप्शन डी के साथ, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया डिस्कवर्स अगेन। अब एक जगह बोला गया कि अब इंडिया जो है ना, इंडिया फिर से खुद को डिस्कवर कर लिया, अपनी अपनी खोई पहचान को फिर से पा लिया, मतलब फिर से हम लोग आज़ादी वाले स्टेट में आ गए, है ना। तो इसका मतलब इंडिया क्या कर रही है, इंडिया डिस्कवर्स अगेन, मतलब क्या होगा, इंडिया रिन्यूज हरसेल्फ अगेन, यानी फिर से इंडिया खुद को क्या करी, नया करी, रिन्यू करी, है ना। अब ये भी सही है, क्योंकि रिन्यू करना यहाँ देखो, डिस्कवर करना का मतलब रीडिस्कवर करना। इंडिया ने खुद को, इंडिया फाइंड्स हरसेल्फ अगेन, ठीक है, इंडिया खुद को फाइंड कर लिए, मतलब खुद को फाइंड करना, खुद को रीडिस्कवर करना का मतलब क्या हो गया भाई, हम इतने सालों से ब्रिटिश के रूल में थे, ब्रिटिश के रूल के अंडर थे, उसके गुलामी में थे। अब आज़ादी मिली है, यानी अब फ्री इंडिया हो गया, यानी कि इंडिया फिर से क्या कर लिया, खुद को रीडिस्कवर किया। इंडिया गेट्स हर सेल्फ अगेन, यानी इंडिया अपनी खोई पहचान फिर से प्राप्त कर ली, ये भी सही है, ठीक है। अब इंडिया रिन्यू भी कर रहा है, मतलब पहले जो स्टेट था ना, उस स्टेट को वापस ले आया, ये भी सही है। तो ये तीनों मीनिंग इसके साथ जाएगा। तो जब तीनों मीनिंग इसके साथ जाएगा तो इसके साथ हम चलेंगे मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है व्हाई इज इट विद द मीनिंग ऑफ सॉरो, ठीक है। अब यहां पर नेहरू जी जो है ना, सौरों से जो भी अपना स्पीच दे रहे थे उसको सौरों से भी एसोसिएट कर रहे थे, सौरों से भी एसोसिएट कर रहे थे, दुख से भी एसोसिएट कर रहे थे। क्यों ऐसा कर रहे थे, बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ किलिंग्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बिल्कुल सही बात है। क्या आपको लग रहा है बिना किसी के जान गंवाए आज़ादी मिल गई क्या, ठीक है। मास किलिंग भी हुआ, बड़े स्केल पे किलिंग भी हुआ, तब जाकर के आज़ादी मिली। पार्टीशन का वो मंजर याद कीजिए, और इसके पहले भी, है ना। तो ये तो सही बात है, इस कारण से दुख के साथ इसको एसोसिएट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ वायलेंस दैट ब्रोक आउट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, ये भी सही बात है, पार्टीशन के समय में जो वायलेंस हुआ था, ठीक है। बिकॉज ऑफ वायलेंस एंड डेथ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी बात सही है। तो ये सारा चीज़ें जिसके कारण से नेहरू जी इसको सौरों से एसोसिएट करते हैं। तो अगेन हम चलेंगे किसके साथ, ऑप्शन डी, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ठीक है। अब सर्विस ऑफ इंडिया यहां पर एक जिक्र किया गया, सर्विस ऑफ इंडिया मींस व्हाट, ये सर्विस ऑफ इंडिया किस में निहित है, ये ऑथर के अकॉर्डिंग सर्विस ऑफ इंडिया किस बात में समाहित है। सर्विस ऑफ द पुअर पीपल, सर्विस ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स, सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर। अब देखो एक बात मैं बता रहा हूं आपको, ये लाइन तो साफ साफ लिखा हुआ था पैसेज में कि सर्विस ऑफ, ठीक है, सर्विस ऑफ इंडिया मीन सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर। तो प्रीडोमिनेंटली जो है ना, ये पूरा बात किया गया कि जो लोग सफर कर रहे हैं। एक बात बोला गया ना कि हर किसी के आंखों से आंसू पोंछना है, ठीक है। तो जो सफरिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो पुअर पीपल भी सफ़र कर रहे हैं, आगे में पॉवर्टी के बारे में भी जिक्र हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि मिलियंस हु सफ़र, तो ये बात जो है ना, ये सबको कवर कर लेता है, ये पॉवर्टी को, पुअर को भी कवर कर लेता है, ठीक है। तो हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। देखो ऑल इंडियन का नहीं, ऑल इंडियन का मतलब क्या, जो सफ़र नहीं कर रहा है उसके भी सर्विस। पैसेज में जो ज़्यादा जोर दिया गया है वो उसके वैसे लाखों करोड़ों का सेवा में जो कि सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली पैसेज में दिया गया है, ठीक है। तो हम केवल इसके साथ चलेंगे। ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा ललचाएगा आपको, लेकिन इस ऑप्शन पे अगर चुनेंगे ना, इस ऑप्शन को, तो ये सबको कवर नहीं कर रहा है, ये सबको नहीं कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपका सबको, जितने भी सफरिंग वाले लोग हैं ना, ये सबको कवर कर दे रहा है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, ऑलरेडी मैं पैसेज पढ़ चुका हूं और बार बार क्वेश्चन और पैसेज के साथ स्विच करना बहुत मुश्किल वाला काम है, क्योंकि बहुत ऊपर में कुछ पैसेज है और इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं पैसेज को आपको बहुत ही लाइन बाय लाइन एनालाइज करके एक्सप्लेन करके बताया हूँ। अगर आपको उसके बाद भी कोई दिक्कत लगेगा जो आंसरिंग मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग पैसेज को बढ़िया से फिर से पढ़िएगा, क्योंकि अब ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, तो पैसेज को समझने में आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और आप खुद देखिएगा उस चीज़ को रिलेट करके कि कहीं ऐसा तो हो रहा है कि कहीं हो सकता है कि हमने जो आंसर किया वहाँ पर एक दो ऑप्शन और भी सही हो सकता था। तो आपके पास वो क्या बोलते हैं, खुला प्लेटफॉर्म है, आप उसको लगता है अगर आपको ऐसे, तो फिर से आप उसको पैसेज को रीरीड कर सकते हो और फिर देखना, उसके साथ टैली करके देखना, और स्कोप भी देखना पड़ेगा पैसेज का और क्वेश्चन का स्कोप क्या है। ओके, तो ये समझ में आ गई बात आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन। अब देखिए, पैसेज में ग्रेटेस्ट मैन का नाम नहीं लिखा हुआ है। यहाँ आवर जनरेशन का मतलब उस समय नेहरू के जनरेशन की बात, ठीक है। तो उस समय भाई आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे ग्रेटेस्ट मैन थे, लेकिन ऑप्शन में ग्रेटेस्ट मैन देखा जाए तो राजा जी हो गए, महात्मा गांधी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए। अब भाई इन लोगों का भी अपना कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, तो ग्रेटेस्ट कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। इन तीनों में ग्रेटेस्ट कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस ऑप्शन के साथ चलेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हु, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, कहीं भी पैसेज में मेंशन नहीं किया गया महात्मा गांधी का, लेकिन जब वो जिक्र कर रहे हैं ग्रेटेस्ट मैन का, तो वो कहीं ना कहीं वो एक एल्यूजन हो कि किसको एल्यूड कर रहे हैं वो, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। आगे देखिए, व्हाट वाज द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन। अच्छा, हमारे जनरेशन के जो ग्रेटेस्ट मैन थे उनके क्या एम्बिशन थे? क्या उनके एम्बिशन थे? टू मेक एवरीवन हैप्पी, हर किसी को खुश करना। टू एलिविएट पॉवर्टी, गरीबी को दूर करना। टू वाइप आउट एवरी टेयर फ्रॉम एवरी आई। हाँ, ये वाला सही हो जाएगा, ये एकदम एक्सप्लिसिटली पैसेज में भी लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है, कि जो ग्रेटेस्ट मैन के जो एम्बिशन थे कि हम लोग क्या करेंगे, हर किसी के आंख से क्या करना है, आंसू को पोंछना है, ठीक है। हर किसी के आंख से आंसू पोंछना है, हर किसी के दुख को खत्म करना है। लेकिन उसके बाद ये भी बोला गया कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसको पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग टू अ ग्रेट एक्सटेंट जरूर करेंगे जितना हम लोगों से हो पाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कि अगर कोई सफरिंग में है, अगर किसी की आंखों में आंसू है, तो हम तब तक नहीं कह सकते कि हमारा भारत आज़ाद हुआ जब तक कि सबके दुख को हम खत्म ना कर दें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए क्या आगे, व्हाट हैव वी इंड्योर्ड बिफोर फ्रीडम। अच्छा, आज़ादी मिलने से पहले हम लोगों ने क्या सहा है, हम लोगों ने क्या झेला है आज़ादी से पहले। द पेन्स ऑफ लेबर एंड सफरिंग, हाँ ये बात सही है, पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है। ऑल द पेन्स ऑफ लेबर, ऑल द पेन्स ऑफ लेबर नहीं बोलना है, ठीक है। पेन्स ऑफ लेबर और सफरिंग दोनों है। अब देखो, लेबर का एक मतलब होता है कि जब एक महिला जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसमें बहुत पीड़ा होता है, बहुत एफर्ट लगता है उसमें। उसी तरीके से हमने अपने आज़ादी के लिए जी जान एक कर दिया, हम लोग बहुत एफर्ट लगाया हम लोगों ने, ठीक है, और उसमें हम लोगों को सफरिंग भी हुई। तो ये बात साफ साफ पैसेज में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें देखो, केवल इसमें पेन्स की बात करी गई, सफरिंग की बात नहीं करी गई, ठीक है। इसके साथ अब नहीं चलेंगे। द पेन्स ऑफ सफरिंग, इसमें सफरिंग की बात है, लेबर की बात नहीं है, दोनों बात यहाँ पर लिखा हुआ है पैसेज में, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज द पेन्स ऑफ लेबर एंड सफरिंग। इसके साथ चलेंगे हम, इसके साथ चलेंगे ऑप्शन ए के साथ। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग आवर वर्क विल नॉट बी ओवर। अच्छा, हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो काम है ना, वो कब तक खत्म नहीं होगी। हमारी जो काम है, हमारी जो लड़ाई है, वो कब तक खत्म नहीं होगी। सो लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग, वो तब तक नहीं खत्म होगी जब तक कि आंसू रहे और सफरिंग रहे। वो तब तक नहीं खत्म हो सकती है जब तक कि सफरिंग रहे। वो तब तक नहीं खत्म हो सकती जब तक कि टीयर इन द आई ऑफ पीपल, लोगों के आंखों में आंसू रहे, ठीक है। हाँ, ये वाला बात सही है। यहाँ डायरेक्टली पैसेज में लोगों के आंसू के बारे में बात किया गया, मतलब लोगों के दुख के बारे में बात किया गया, ठीक है। इसके साथ चलेंगे हम, सो लॉन्ग एज देयर इज टीयर इन द आई ऑफ द पीपल। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे।
ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीडम एंड पावर इंजॉइन अस। अब देखो क्या है ना कि किस तरह के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें क्या करती है। देखो क्या बोले थे कि फ्रीडम और पावर जो है ना वो अपने साथ जिम्मेदारी लेकर के आती है। आपको लगता है कि केवल आज़ादी मिल गई तो बल्ले बल्ले, वो आज़ादी जाने में भी देर नहीं लगेगा। आज़ादी को बहुत ही संभाल कर रखना होता है, यानी ये अपने साथ आज़ादी और पावर अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आता है। तो ये जो फ्रीडम और पावर जो है ना वो एक दूसरे को ज्वाइन करने का काम करती है। कौन करती है? टू मेक इंडिया अ वर्दी नेशन, खत्म। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली टू बिल्ड द नेशन। हाँ ये सही है भाई, ये कौन फ्रीडम और पावर को एक साथ बना करके रखेगी? तो ये असेंबली, ठीक है, जो हमारा सॉवरेन बॉडी होगा, जो गवर्निंग बॉडी होगा, जो इसको जैसे गवर्निंग बॉडी हो गया हमारा संविधान हो गया, ठीक है, हमारी सरकार हो गई, है ना। तो यहाँ पर एक असेंबली रखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर से वही अराजकता हो जाएगी और उस आज़ादी को हमसे फिर से कोई छीन लेगा, है ना। तो ये साफ साफ लिखा हुआ कि ये जो फ्रीडम और पावर है ना इसको एंजॉइन कौन करेगा? तो असेंबली करेगा। कौन करेगा? असेंबली करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट है व्हाट डज द फ्यूचर बेकन अस, बेकन टू अस। यहां फ्यूचर बेकन टू अस का मतलब क्या हो गया कि हमें एक तरह से कॉल करती है, हमें कुछ एक्शन लेने के लिए कॉल करती है। जो फ्यूचर है ना जो हमारा वेट कर रही है कुछ एक्शन लेने के लिए, ठीक है। द फ्यूचर बेकन्स टू अस टू रिडीम आवर प्लेजेस मेड अर्लियर एंड नाउ। हाँ ये बात सही है कि फ्यूचर जो है ना वो हमें बेकन करती है, हमें कॉल करती है कि जो प्रोमिसेस हमने पहले लिए थे, पहले प्रोमिसेस किए थे और जो प्रोमिसेस आज हम लोग कर रहे हैं उसको क्या करना है? उसको हमें रिडीम करना है, यानी फुलफिल करना है। द फ्यूचर बेकन्स टू फुलफिल आवर प्रोमिसेस। देखो फुलफिल आवर प्रोमिसेस तो ठीक है, लेकिन कब का प्रोमिसेस? प्रोमिसेस पास्ट का भी और प्रोमिसेस जो आज ले रहे हैं उसका भी, ठीक है। केवल प्रोमिसेस बोलने से नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि प्रोमिसेस जो हमने पहले किया था और प्रोमिसेस जो हम लोग आज कर रहे हैं, तो इसके साथ नहीं चलेंगे। द फ्यूचर बेकन्स टू अस फुलफिल द प्लेजेस मेड बाय अस। अच्छा, हम लोग प्रोमिसेस जो किए थे उसको फुलफिल करना, लेकिन पैसेज में तो ये भी लिखा हुआ है कि वो प्रोमिसेस जो हमने पहले किया था और वो प्रोमिसेस जो हम लोग आज कर रहे हैं, दोनों तरह के प्रोमिसेस की बात हो रही है, तो इसके साथ भी नहीं चलेंगे। हम चलेंगे किसके साथ? ऑप्शन ए के साथ, ठीक है, ऑप्शन ए के साथ। फ्यूचर बेकन्स अस टू रिडीम आवर प्लेजेस मेड अर्लियर एंड नाउ। पैसेज में देख लीजिएगा ये बात लिखा हुआ है, अर्लियर एंड नाउ, ठीक है। अब ये अर्लियर और नाउ डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली लिखा हुआ, आगे और पीछे फ्यूचर बेकन्स टू अस, इस लाइन के आगे और पीछे आप जरूर पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए आगे क्या है? What according to the author is the immediate gain of independence। अच्छा, ऑथर के अकॉर्डिंग जो आज़ादी मिली उससे हमें तत्काल रूप से क्या फ़ायदा मिला? आगे चल कर के भाई इंडिया और आगे बड़ी तरक्की करा, अभी भी इंडिया तरक्की कर रही है, लेकिन तत्काल रूप से जब आज़ादी मिली तो हमें क्या फ़ायदा हुआ? इंडिपेंडेंस गैव अस अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड इंडिया। हमें तुरंत फ़ायदा ये हुआ, हमें इंस्टेंट फ़ायदा ये हुआ कि आज़ादी ने हमें क्या किया? हमें अपॉर्चुनिटी दी है इंडिया को बिल्ड करने के लिए। अच्छा, इंडिया डिस्कवर्ड अगेन हरसेल्फ, ये बात तो सही कि इंडिया ने फिर से खुद को डिस्कवर किया। इंडिपेंडेंस एंडेड द पीरियड ऑफ इल फॉर्चून, जो हमारी बदकिस्मती थी जो आज़ादी से पहले चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया, ये बात सही है, ठीक है। इंडिया ने फिर से खुद को डिस्कवर किया, ये भी बात सही है। और इंडिपेंडेंस ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, नई अपॉर्चुनिटी दी है इंडिया को नए तरीके से बिल्ड करने के लिए, ये भी बात सही है। तीनों बात सही है, ठीक है। ये तीनों हमें इमीडिएट बेनिफिट मिला हमें आज़ादी से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, आगे देखिए व्हाट काइंड ऑफ स्पीच इज द सेट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। बड़ा सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बड़ा अजीब अजीब लिखता है, एस्टेट में भी हमने देखा और बीपीएससी में भी देखा। कभी कभी लगता है कि क्वेश्चन बनाने वालों को सेंटेंस भी नहीं लिखने आता है। व्हाट काइंड ऑफ स्पीच इज द सेट, इज द सेट का मतलब क्या हो गया? यहाँ सेट के पहले द लगाने का क्या मतलब है? खैर छोड़िए, फिर भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हमें समझ में आ गया।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेहरू जी जिस तरह से स्पीच दे रहे हैं, ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है, जिस तरह से स्पीच दे रहे हैं, उस स्पीच का टोन कैसा है, उस स्पीच का टोन कैसा है। तो यहाँ पर नेहरू जी अपने स्पीच के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अ कॉल टू द फ्री पीपल ऑफ इंडिया, मतलब वो क्या कर रहे हैं, आज़ाद भारत के लोगों को क्या कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अ पैट्रियटिक स्पीच, ये अपने आप में एक देशभक्ति वाला स्पीच है, तो भाई सही है, बिल्कुल देशभक्ति वाला स्पीच है। अ नेशनलिस्टिक स्पीच, ठीक है, ये भी बात सही है, नेशनलिस्टिक स्पीच है, ठीक है, ये नेशनलिस्टिक, जब देशभक्ति वाला अपने राष्ट्र के हित के बारे में बात हो रही है तो नेशनलिस्टिक स्पीच भी है। और नेहरू जी क्या कर एक तरह से जो आज़ाद भारत के लोगों ने उसको एक तरह से आह्वान कर रहे हैं कि हमें अभी भी हमारी आज़ादी पूरी नहीं हुई, अभी हमें बहुत सारे प्रोमिसेस को क्या करने हैं, फुलफिल करने हैं। तो ये भी बात सही है, तीनों बात सही जा रहा है। तो ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, विच फाइंड्स एन अटरेंस, अटरेंस का मतलब होता है वॉइस, अपनी आवाज। अटरेंस व्हेन वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, जब हमें हमारी आज़ादी मिली तो हमें किस तरह का आवाज मिला, ठीक है। द लॉन्ग सप्रेस्ड सॉल ऑफ इंडिया, ठीक है, किसको मिला, मतलब बोल रहे हैं ना किसको आवाज मिला, मतलब किसको अपनी खोई हुई आवाज मिली वापस, ठीक है। तो लॉन्ग सप्रेस्ड सोल ऑफ द नेशन या फिर द सोल ऑफ नेशन, द सोल ऑफ नेशन केवल नहीं बोलना है, क्योंकि साफ साफ पैसे में लिखा हुआ जो बहुत लंबे समय से हमारी देश की आत्मा को, हमारे राष्ट्र की आत्मा को जो दबाई गई है ना, उसको फिर से एक आवाज मिला बोलने के लिए। द सोल ऑफ द नेशन, ये बात फालतू का बात है। द सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ नेशन नहीं, कैसा सोल, जिसे बहुत लंबे समय से सप्रेस करके रखा गया, दबा करके रखा गया, तो ये वाला सही। तो इसी को क्या मिला, इसी को अपना वॉइस मिला, इसी को अपना वॉइस मिला बोलने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात समझ में आ रही है। तो ये रहा 20 क्वेश्चंस, आप लोगों के रिक्वेस्ट भी थे सर क्वेश्चन नंबर 13 छूट गया, ऐसा है क्या, चलो देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 13 छूट गया तो मैं इसको फिर से देख लेता हूँ, ऐसा है क्या। क्वेश्चन नंबर 13, 15, 13 कहाँ गया, अरे 13 कैसे छूट, अच्छा हाँ 13 छूट गया ना, 13 छूट गया। चलो 13 को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 13 छूट गया, चलो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर मे बी बियॉन्ड अस, बियॉन्ड अस का मतलब क्या, जो हमारे कैपेसिटी में नहीं हो। ऑथर के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी बात जो हमारे कैपेसिटी में नहीं हो सकती है, जो हमारे कैपेसिटी में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो टू डू अवे विद पॉवर्टी, देखो डू अवे का मतलब होता है छुटकारा पाना, गरीबी से छुटकारा पाना वो हमारे बस में नहीं हो सकती, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। टू मेक एवरीवन हैप्पी, टू गेट रीड ऑफ फ्रॉम एवरीवन्स आई, टू गेट रीड ऑफ टीयर फ्रॉम एवरीवन्स आई। हाँ ये बात सही है, ये बात किसी, देखिए उस समय का जो ग्रेटेस्ट मैन थे ना, उन्होंने क्या बोला था कि हम लोगों को क्या करना है, अपने देश के लोगों के आंसू को पोंछना है। अगर हमारे देश के लोगों में अगर आंसू रही तो हम नहीं कह सकते कि अपने आप को कि हम अभी भी आज़ाद हैं। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग सभी के आंखों से आंसू नहीं पोंछ सकते हैं, यानी सभी के दुख दर्द पीड़ा को ख़त्म नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। लेकिन हाँ, हम लोगों से जितना होगा हम लोग उतना ज़रूर करेंगे। तो इसी बात पे बोला गया था कि ये चीज़ हमारे लिए बियॉन्ड अस हो सकता है, हमारे कैपेसिटी के बाहर हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला बात सही है, ऑप्शन सी जो है ना ये सही बात है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, चलिए ठीक है, फाइनली इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया।